हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज के सेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स में घटना चक्र, जो कि आप सभी जानते हैं घटना चक्र प्रीवियस ईयर होता है और ये इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू, जिसमें यूपीएससी और जितने भी स्टेट पीसीएस है, बीपीएससी, जेपीएससी, छत्तीसगढ़ पीसीएस, एमपी पीसीएस, जितने भी पीसीएस लेवल की एग्जाम हो वो सभी क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे। और ये इकोनॉमिक्स में कृषि एवं संबंध क्षेत्र और कृषि एवं खाद्य प्रबंधन से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे गए हैं यूपीएससी और बीपीएससी और स्टेट पीसीएस में, वे सभी प्रश्न को एनालिसिस करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन आप देखिएगा, ये बीपीएससी 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है और ये प्रश्न देखिएगा तो ये प्रश्न यूपीएससी 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है पीटी में। तो ये सभी प्रश्न को एनालिसिस करेंगे, डिस्कशन करेंगे। यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और सेशन अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो अगर देखिए, भारत में अगर हम बात करेंगे खाद्य प्रबंधन एवं खदानों की खरीद एवं उसका वितरण के लिए तो बफर स्टॉक है तथा मूल्य की स्थिरता के लिए है, भंडारण भी शामिल है। तो इस तरह से देखिएगा ना, तो खदानों का वितरण भी है, वितरण के लिए भी इसका उद्देश्य है, खदानों की खरीद के लिए भी इसका उद्देश्य है ना। खदानों की बम्पर स्टॉक और रख रखाव स्टॉक करना भी उद्देश्य है भारत में खाद्य प्रबंधन का। खदानों का निर्यात, तो ये ऑप्शन नंबर जो डी दिया है ना, यह नहीं है। स्पष्ट रूप से ये बात की गई नहीं है कि खाद्य में प्रबंधन का भाग नहीं है, यानी जो खाद्य प्रबंधन में देखेंगे तो खदानों की निर्यात की बात नहीं की गई है, तो इसका उद्देश्य नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर दिया है। ठीक है ना। बाकी एनालिसिस से आप यहाँ देख सकते हैं कि आर्थिक समीक्षा 2016-17 में वॉल्यूम 2 के पेज 1H2 के अनुसार खाद्य प्रबंधन में खदानों की खरीद कर सकते हैं, उसका वितरण और बम्पर स्टॉक तथा मूल्य स्थिर के लिए उसका भंडारण शामिल है। अतः स्पष्ट है कि खदानों के निर्यात और खाद्य प्रबंधन का भाग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरा नंबर प्रश्न है, ये भी बीपीएससी 2022 में प्रश्न पूछा गया है 66 में, कि किसी निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप चालू किया। तो यह चालू किया है कौन, बता दीजिए। तो एचडीएफसी किया है ना, एचडीएफसी बैंक। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। एचडीएफसी बैंक ने जून 2020 में किसान धन मोबाइल एप्लीकेशन जारी किया है और इस एप्लीकेशन से किसान फसल को भाव, है ना, भाव हो गया, वैरायटी हो गया, क्वालिटी हो गया, मौसम की जानकारी आदि सूचना को बैंकिंग सेवा के लाभ बिल्कुल ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है ना, कौन हो जाएगा, एचडीएफसी बैंक। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है थर्ड प्रश्न। देखिए क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि हाल ही में बीते दिनों में निम्नलिखित में से कौन से कारक है, कौन सी नीतियां हैं जो कि भारत में चावल के मूल्य में प्रभावित कर रही है ना। तो इसमें देखेंगे, यह आईएएस प्री 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है कि कौन सा ऐसा कारण है, कौन सा ऐसा नीति है जो कि भारत में चावल में मूल्य में प्रभावित कर रही है। तो पहला है न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है ना। तो ये भी बात सही है, न्यूनतम समर्थन मूल्य रहेगा तो सरकार द्वारा व्यापार करना, ये भी सही है। सरकार द्वारा भंडारण करना और उपभोग सहायिका सब्सिडाइज, है ना, सहायिका उपयुक्त में से क्या सही है। तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर हम बात करेंगे न्यूनतम समर्थन मूल्य कीमत में, तो नीचे दी जाने वाली रोस से रोकती है। अब किसान अपना उत्पादन समर्थन मूल्य पर सरकार को बेचता है। कीमत तभी बढ़ेगी जब उत्पादन कम होगा, है ना। परंतु यदि उत्पादन बढ़ेगा तो कीमत उस स्तर पर नहीं बढ़ पाएगी। यदि व्यापार में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चावल की मांग बढ़ती है तो इसका प्रभाव चावल की कीमतों पर पड़ेगा। सरकार द्वारा भंडारण करना भी चावल की कीमतों को प्रभावित कर सकती है और उपभोक्ता सहायिका कीमतों को घटा देती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है 4, भारत में निम्नलिखित में से किन्हें कृषि के सार्वजनिक निवेश माना जा सकता है। तो कृषि के सार्वजनिक निवेश माना जा सकता है, ये भी आईएएस प्री 2020 में प्रश्न पूछा है कि सभी फसल के कृषि उत्पादन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण करता है। दूसरा है प्राथमिक कृषि खाद्य समितियों को कंप्यूटरीकरण, सामाजिक पूंजी विकास, कृषकों को निःशुल्क बिजली की आपूर्ति, बैंकिंग प्रणाली द्वारा कृषि ऋण की माफ़ी और सरकार द्वारा सीता गार्ड सुविधा को स्थापित करना। तो ऑप्शन नंबर जो है ये सभी कुछ सही है, यानी डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना।
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 5, भारत में पिछले 5 वर्षों में खरीफ की फसलों की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित में से विचार कीजिए। पहला, धान की खेती के अंतर्गत क्षेत्र अधिकतम है ना। इसके बाद दूसरा में देखिए क्या दिया है, दूसरा में है कि ज्वार की खेती के अंतर्गत क्षेत्र में तिलहनों की खेती के अंतर्गत क्षेत्र की तुलना में अधिक। तीसरा है कि कपास की खेती का क्षेत्र गन्ने की खेती के क्षेत्र की तुलना में अधिक है। और चौथा है गन्ने की खेती के अंतर्गत क्षेत्र में निरंतर घटा है। तो उपयुक्त में से कौन कथन सही है? तो 1 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। यूपीपीसीएस 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। इसका नेक्स्ट है 6 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय कृषि बाजार नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम को क्रियान्वित करने का क्या लाभ है ना। तो इसका क्या लाभ है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका लाभ क्या है? ये कृषि वस्तुओं के लिए सर्व भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है, बिल्कुल है। इसके बाद यह कृषकों के लिए राष्ट्रव्यापी बाजार सुलभ कराता है और जिसमें उनके उत्पादन की गुणवत्ता के अनुरूप कीमत मिलती है। तो उपयुक्त में से सभी दोनों सही है, तो यह इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, है ना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न है और 7 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। राष्ट्रव्यापी मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम जो है किसका क्या उद्देश्य है? तो पहला है कि सिंचित कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, है ना। इसके बाद दूसरा है मृदा गुणवत्ता के आधार पर किसानों को दिए जाने वाले ऋण की मात्रा को आकलन में बैंकों का समर्थन बनाना। तीसरा है कि कृषि भूमि में उर्वरकों के अति उपयोग को रोकना। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो केवल 3 सही है, कृषि भूमि को उर्वरकों के अति उपयोग को रोकना, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगर हम बात करेंगे राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना SHCS का शुभारंभ 19 फरवरी 2015 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राजस्थान के सूरतगढ़ में स्वस्थ धरा खेत हरा नारे के साथ किया गया था। और इसका उद्देश्य किसानों के उनके भूमि की गुणवत्ता के विषय में जागरूक करे रहे, उर्वरकों के अति प्रयोग अनावश्यक प्रयोग से रोकना तथा कृषि के अधिक उत्पादन धारणीय तथा पर्यावरण के प्रति लोचशील बनाना। और शेष विकल्पों में इसका प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल जो 1-3 वाला है वो सही है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में 1991 में आर्थिक नीतियां के उदारीकरण के बाद घटित हुआ है? तो कौन घटित हुआ? देखिए, पहला है GDP में कृषि का अंश बृहत रूप से बढ़ गया। दूसरा है विश्व व्यापार में भारत के निर्यात का अंश बढ़ गया है। तीसरा है FDI का अंतर्वाह इनफ्लो बढ़ गया है। और चौथा है भारत का विदेशी विनिमय भंडार बृहत रूप से बढ़ गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? तो नीली क्रांति से संबंधित है मत्स्य पालन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। जैसे हरित क्रांति हो गया खाद्य उत्पादन से संबंधित है, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है, भूरी क्रांति आपका उर्वरक उत्पादन से संबंधित है, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है, लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन से संबंधित है। तो यह ब्लू रिवोल्यूशन मत्स्य पालन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। और यह प्रश्न पूछा जाता है बार बार में, यह छत्तीसगढ़ PCS में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट है सूरज धारा योजना संबंधित है। तो सूरज धारा योजना जो संबंधित है वो बीज अदला बदली से संबंधित है ना। किसान कल्याण के कृषि विभाग मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित सूरज धारा योजना बीज अदला बदली से संबंधित है। और इस योजना के तहत अनुसूचित जाति जनजाति यानी ST ST के लघु एवं सीमांत बृहदों को 1 हेक्टेयर के लिए दलहन और तिलहन फसलों के बीज अदला बदली हेतु अनुदान किया जा सकता है। तो बेसिकली याद रखिएगा, यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बीज अदली बदली योजना की शुभारंभ किया गया था। और ये संबंधित है आपका किससे? बीज को अदला बदली से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत के सहकारी कृषि के विचार के समर्थन नहीं है? तो जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी है चरण सिंह, ऑप्शन डी है अब्दुल कलाम आज़ाद। तो ऑप्शन सी से राइट आंसर हो जाएगा। चौधरी चरण सिंह ने नेहरू के सोवियत शैली के आर्थिक विकास का विरोध किया है। चौधरी चरण सिंह का विचार था कि सहकारी फॉर्म भारत की फसल नहीं हो सकते हैं, अतः चरण सिंह को भारत का सहकारी कृषि का समर्थन नहीं माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है चरण सिंह सी से राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, तो 12 में देखिए प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है ना। तो यह बहुफसलीय नहीं योजना है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखेंगे
क्योंकि भारत में आज़ादी के समय एक ऐसी कृषि व्यापार व्यापक मौजूद थी जिसमें भूमि का स्वचालन कुछ हाथों में केंद्रित था। अतः अगर हम बात करेंगे देश के समृद्ध बनाने में हेतु में, तो भूमि सुधार को अति आवश्यक माना गया है ना। तथा इससे हेतु जमींदारी प्रथा उन्मूलन और भूमि जोतों की अधिकतर सीमा का निर्धारण इन काश्तकारी सुधार को कार्यक्रम अपनाए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 13, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय कृषि संरचना के कृषि विभाग के लिए प्रेरक बनाए हेतु अपनाया गया है? तो ये अपनाया गया है ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है भारत में पट्टेदारी सुधार के उपयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है इसमें देखना है। तो पहला है कि लगान के विनिमय बिल्कुल सही है, अवधि का सुरक्षा भी होना है और पट्टेदारी के स्वामित्व की घोषणा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है यानी उपयुक्त सभी है। यूपीपीसीएस 2019 में यह प्रश्न पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है भारत में सीमांत जोत का आकार है। तो भारत में सीमांत जोत का आकार की अगर हम बात करेंगे तो कृषि संगठन 2015-16 के अनुसार तो सीमांत जोत जो है वह 1 हेक्टेयर से कम है। तो 1 हेक्टेयर से कम है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको देखने को मिल रहा है डी में, तो इसका बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में सीमांत जोत भूमि की जोत की आकार है, तो 1 हेक्टेयर से कम है यानी ऑप्शन नंबर डी। और यह छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है 2020 में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लें। सीमांत जोत दैट मीन्स 1 हेक्टेयर से कम। नेक्स्ट प्रश्न है गेहूं की सिंचाई हेतु अति क्रांतिक अवस्था है। तो देखिए अगर हम बात करेंगे ना, ताज निकालने की अवस्था गेहूं की सिंचाई हेतु ही अति अक्रांत अवस्था है, ठीक है ना। और यदि किसी भी किसान की सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो तो वह उससे इसी अवस्था की सिंचाई करने की सलाह दी जाती है। विकल्प में दी गई अन्य अवस्था भी सिंचाई क्रांतिक अवस्था से संबंधित है, परंतु अगर हम बात करेंगे तो इसका संबंध एक अधिक सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने पर है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है लाखों करोड़ों पुरुष एवं स्त्री श्रमिकों में जो वास्तव में काम करते हैं परस्पर हिस्सेदारी एवं सहयोगपूर्ण निष्पादन की भावना भर देना, तो यह है सामुदायिक विकास क्षेत्र, समुदाय विकास से। और ये आईएएस में पूछा गया प्रश्न है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कम्युनिटी डेवलपमेंट, है ना। कार्यक्रम अमेरिका के संस्था फोर्ड फाउंडेशन की सहायता से भारत में वर्ष 1952 में प्रारंभ किया गया था तथा इसकी शुरुआत करने वाला भारत विश्व का प्रथम देश बना था, है ना। एक आत्मनिर्भर आर्थिक सामाजिक दृष्टि से न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था कायमना, है ना, सामुदायिक विकास का लक्ष्य रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह भी प्रश्न पूछा गया है पीसीएस में, यूपी पीसीएस मेंस में, है ना, 2016 में। भारत में धीमी कृषि विकास गति के निम्नलिखित में से कौन प्रभावी कारण है? तो देखिए बात करेंगे ग्रामीण निर्धनता कृषकों के कृषि की उन्नत तकनीकी के निवेश को तो हतोत्साहित करता है और कृषिरत अधिकांश भारतीय जनता शहरों के बजाय गांवों में निवास करती है, अतः शहरी निर्धनता कृषि विकास पर प्रभावित अल्प या नगण्य है, जबकि शहर गांवों की पलायन स्वरता असत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ग्रामीण निर्धनता, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है और नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है और इसमें देखने को मिलेगा कि सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो देखिए यहाँ बड़े सामंतों का आवंटन भूमि, तो यह हो जाएगा आपका जमींदारी प्रणाली का, है ना, ऑप्शन नंबर ए का ए में, ऑप्शन नंबर ए का ए में हो जाएगा। इसके बाद मालगुजारी में इजारदारी अथवा तहसीलदार को आवंटित भूमि, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जमींदार प्रणाली का। इसके बाद है तीसरा, तो सी का हो जाएगा 2 यानी यहाँ पे रैयतवाड़ी और ग्राम स्तर के गई भू राजस्व बंदोबस्ती, तो यह हो जाएगा आपका 3 यानी मलवाड़ी प्रणाली का, है ना। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है भारत की काली मिट्टी उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त होती है ना। तो काली मिट्टी जो आप सभी जानते हैं कपास की फसल के लिए सर्वोत्तम मिट्टी मानी जाती है काली मिट्टी। और भारत में गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, पंजाब वाला हो गया क्षेत्र, ये सभी आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर कपास फसल के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कृषि उत्पादन के कास्ट के हलों के स्थान पर इस्पात के हलों का उपयोग निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो यह बेसिकली पूंजी बढ़ाने वाले प्रौद्योगिकी प्रगति का उदाहरण है। और इसमें देखेंगे तो इसमें श्रम बढ़ने वाली जो प्रौद्योगिकी प्रगति है तथा पूंजी बढ़ाने वाली जो प्रौद्योगिकी प्रगति है, कृषि उत्पादन के कॉस्ट के हलों के स्थान पर इस्पात के हलों का उपयोग पूंजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी यानी कैपिटल ऑगमेंटेशन को इंगित करता है और उन्नत पूंजी संवर्धन प्रगति मौजूद पूंजीगत वस्तु के अधिक उत्पादन उपयोग
पर बल देता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ISPD 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है और इसमें है कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित प्रक्षेप का अंश है तो वह है 15%। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय आय कृषि का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है। तो देखिए अगर हम बात करेंगे, यह प्रश्न की इंगित नहीं की गई है किस वर्ष राष्ट्रीय आय में जो यहाँ पे डिस्कशन दिया है आय की कृषि योगदान जो प्रतिशत में बताना है ये नहीं है, योगदान प्रतिशत मूल्य पर या फिर अस्थायी मूल्य पर बताना है। वर्ष 2012-13 के चालू के मूल्यों के संकल्प घरेलू उत्पादन के दृष्टि से अगर देखा जाए क्षेत्र में तो 15.10% है, जबकि स्थायी मूल्यों के योगदान में 11.85% रहा है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार कृषि के संबंधित क्षेत्र का कुल जो GVA है हिस्सा हुआ वर्ष 2018-19 फर्स्ट आरही में और 17.1% है, जबकि 2019-20 में 17.8% है ना। तो कृषि योगदान के नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिएगा। इसमें है कि इस समय राष्ट्रीय GDP के लगभग है, तो इसमें कितना हो जाएगा राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका और 17.8%, जो कि नहीं दिया ऑप्शन में, इन स्टार लग गया है, ठीक है। इसके बाद ये भी प्रश्न इसी तरह है, इस समय भारत के राष्ट्रीय आय कृषि का योगदान है, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए 26 का आपका 26 का 17.8%, तो ये भी नहीं दिया है। देख लीजिए एक्सप्लेनेशन 2019-20 के अस्थायी आंकड़ों के अनुसार 17.8% अनुमानित है। ऑप्शन नंबर नहीं इसमें दिया है, ऑप्शन में ही दिया है इतना प्रतिशत का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 27 भारत में सकल घरेलू उत्पाद 2010-11 के कृषि संबंधित क्षेत्रों में योगदान रहा है, तो ये आपको रहा है लगभग 15%। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था की कृषि का योगदान है घट रही है। नेक्स्ट प्रश्न है आर्थिक नियोजन युग के आरंभ में भारत की सकल राष्ट्रीय आय के कृषि का हिस्सा है, तो वह निरंतर कम होता रहता है ना, निरंतर कम होता रहता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ये NSMO के 17वें चक्र द्वारा संचालित कृषक कुटुंबों के स्थित आकलन सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है राजस्थान में ग्रामीण कुटुंबों में कृषि कुटुंबों का प्रतिशत सर्वाधिक है। दूसरा है देश में कुल कृषि और कुटुंबों में 60% से कुछ अधिक OBC के है और केरल में 60% से कुछ अधिक कृषि कुटुंबों ने यह सूचना दी कि उन्होंने अधिकतम आय और गैर कृषि स्रोत से प्राप्त है। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न देखेंगे और 31 नंबर है कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के 2014 के अनुसार ग्रामीण परिवारों की कृषि और विनिमय ग्रामीण परिवारों के प्रतिशत है, तो यह 57.8%, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और इसमें नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रांत सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र में सर्वाधिक है, तो यह है आपका उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर नहीं, ऑप्शन नंबर उत्तर प्रदेश नहीं होगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आंकड़ा देख लेते हैं हम लोग बेसिकली, अगर बात किया जाए तो 2009-10 के आंकड़ों के आधार पर सोयाबीन कृषि के अंतर्गत सोयाबीन क्षेत्र मध्य प्रदेश यानी 5.35 मिलियन हेक्टेयर है और इस संदर्भ में दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है ना। और 2013-14 के आंकड़ों के अनुसार अगर हम बात करेंगे तो मध्य प्रदेश है, इसके बाद महाराष्ट्र है, इसके बाद 2019-20 में देखिएगा तो आपको देखने को मिलेगा सोयाबीन उत्पादन से 3 जो राज्य है, पहला आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश, ठीक है ना, इसके बाद महाराष्ट्र, इसके बाद राजस्थान। तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान ये 3 याद रखेंगे 2020 के अनुसार यहाँ पे दे दिया है। और पहला अगर देखा जाए 2020 के अनुसार तो आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा राजस्थान, ठीक है ना। और उत्पादन के आधार पे 3 शीर्ष वही दिया है, महाराष्ट्र और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ये उत्पादन के आधार पे है, ठीक है ना, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित देशों में से किसमें कपास के प्रति हेक्टेयर उत्पादन 2014 के अनुसार विश्व में सर्वाधिक है, तो यह ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और 2019 आंकड़ों के अनुसार अगर बात किया जाए 2017-18 में भी कपास की प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक ऑस्ट्रेलिया की ही थी। नेक्स्ट प्रश्न है देश में गेहूं उत्पादन की दृष्टि से निम्न राज्यों का अवरोही क्रम बताना है। तो इसमें देखिए पहला दिया हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान और बिहार, तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। लेकिन अगर डाटा के अनुसार अगर हम बात करेंगे, देख लीजिए एक्सप्लेनेशन, प्रश्नकाल के विकल्प राज्यों में गेहूं उत्पादन के अवरोही क्रम में हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार अगर हम देखेंगे
वर्ष 2019-20 में चतुर्थ अग्री अनुसार देश में। तो शीर्ष में जो गेहूं का उत्पादन है वो उत्तर प्रदेश पहला है, इसके बाद फिर मध्य प्रदेश है, इसके बाद पंजाब है। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश, इसके बाद आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश और इसके बाद फिर देखने को मिलेगा पंजाब, ठीक है ना। तो ये डाटा न्यू के अनुसार ये है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो पहला यहाँ 35 नंबर प्रश्न है, भारत में फसल की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल है लगभग कितना? 14 करोड़ है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि दर ऋणात्मक रही है? तो ये 2004-05 में है ना, 2004-05 में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष कृषि क्षेत्र में वृद्धि की दर ऋणात्मक रहा है? तो ये 2014-15 में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है और इसमें पूछा जा रहा है कि किस वर्ष कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में वार्षिक औसत वृद्धि दर स्थित मूल्यों को नकारात्मक हो गया है? तो यह नकारात्मक हो गया है कब? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 2002 से 3, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, 1997 से 98 भारतीय कृषि उत्पादन में ऋणात्मक वृद्धि दर्शाया है? तो 2.4%, ऑप्शन नंबर ए। इस पंचवर्षीय योजना में कृषि के ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया है? तो यह तीसरा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की औसत फसल गहनता का लगभग कितना है? तो 135%, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, 135%, ठीक है ना। नेक्स्ट है, कथन है और इसमें कारण है। पहला कथन ए है कि भारत में खाद्यान्न उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भर प्राप्त हो गए हैं, और कारण है कि अब भारत में थोक मात्रा में खाद्यान्न का आयात नहीं करता है। तो उपयुक्त में से इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर दोनों सही है ना, दोनों सही है, नहीं ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 43 नंबर प्रश्न है और इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथन में हम क्या समझते हैं? भारत में राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा प्राप्त कर ली है परंतु पारिवारिक सुरक्षा नहीं प्राप्त की है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, खाद्यान्न स्टॉक पर्याप्त है परंतु सभी परिवारों को इसे प्राप्त करने की सामर्थ्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, पीडीएस के संबंध में 2000 ईस्वी में प्रकाशित लेखा और परीक्षा नियंत्रण के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1992-93 में, वर्ष 1998-99 में खाद्यान्न पर दिए जाने वाले अनुमान की वृद्धि है? तो वह है 3 गुने से अधिक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन है? तो वह चीन है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। वर्तमान में अगर बात किया जाए तो सब्जियों के सर्वाधिक उत्पादन में देश चीन है, और चीन के बाद दूसरा देखा जाए तो अपना प्यारा भारत है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, चीन। नेक्स्ट है, 2015-16 में भारत के निर्यात प्याज की मात्रा कितनी थी? तो 12 टन था, ऑप्शन नंबर 12 लाख टन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कॉफ़ी उत्पादन देशों में उनके कॉफ़ी उत्पादन 2016 मात्रा के अवरोही क्रम के अव्यवस्थित करें और नीचे दिए गए इनपुट को सही प्रयोग करें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्राज़ील के बाद आपको देखने को मिलेगा वियतनाम, और वियतनाम के बाद कोलंबिया, और कोलंबिया के बाद इंडोनेशिया। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है ना, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न काल वर्तमान के कॉफ़ी उत्पादन के प्रथम स्थान कर्नाटक का था, और मार्च 2021 में आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018-19 में भारतीय राज्यों के कर्नाटक और कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादन रहा है। कर्नाटक के बाद संदर्भ में देखा जाए तो केरल है, तमिलनाडु है। तो ये सभी याद रखिएगा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। नेक्स्ट है, भारत द्वारा आयोजित कृषि जिन्सों में पिछले 5 वर्षों में निम्नलिखित में से किस एक का मूल्य आधार पर अधिकतम आयात रहा है? तो वह है वनस्पति तेल के, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित दलहनों में किसान का 2015-16 में सर्वाधिक आयात है? तो वह है मंसूर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि उत्पादन अपने निर्यात से देश के लिए सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है? तो वह करता है आपका कौन बताइए? कच्ची कपास, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा बासमती चावल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में कृषि निर्यात का सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु कौन है? तो ये आपका है कच्ची कपास, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए इसमें नेक्स्ट प्रश्न है, और ये भी इम्पोर्टेंट है, यूपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है।
निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, विश्व में भारत का एकमात्र देश है जो कि रेशम के ज्ञात सभी 5 व्यापारी प्रकार का उत्पन्न करता है, और भारत विश्व के चीनी का सबसे उत्पादक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादन देश था, जबकि ब्राज़ील दूसरे स्थान पर था, ठीक ना। तो देख लीजिएगा डाटा इसका। इसके बाद नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि उत्पादन बढ़ाने का रास्ता है? तो वह है इसमें से कोई नहीं, क्योंकि अगर हम बात करेंगे कृषि उत्पादन बढ़ाने के रास्ता, तो भारत में 60 से 70% दशमलव बीज, खाद, सिंचाई, कीटनाशक, पादप संरक्षण तकनीकों का उत्पादन, विकास और प्रयोग में वृद्धि है। तो इससे देश की हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ है। तो ऑप्शन नंबर इसमें से ई राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, और ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि के निम्न उत्पादन का कारण नहीं है? तो वह है आपका सहकारी कृषि। ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके निम्नलिखित में से किस योगदान से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका किस योगदान से? तो ये जाना जाता है आपका उपयुक्त में से सभी से, ठीक है ना। यानी डी जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में आर्थिक संकेतन और कृषि उत्पादन में संबंधित निम्नलिखित युगों में से कौन से सुमेलित है? तो इसमें देखना है और सुमेलित करना है। तो इसमें पहला सही है और पहला के साथ गेहूँ वाला सही है ना। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 58, और 58 में पूछा जा रहा है प्रश्न कि भारत में कृषि आय का लगान लगाया जा सकता है? तो यह राज्य सरकार द्वारा, है ना। भारत में कृषि आय लगाया जा सकता है, कर लगाया जा सकता है, या राज्य सरकार के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जा सकता है ना। नेक्स्ट है, भारत में कृषि क्षेत्र श्रम शक्ति के कितने प्रतिशत लोगों का प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है? तो प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है 55%। ऑप्शन नंबर इसमें नहीं दिया है। यानी देखिए, भारत में वर्ष 2001 जनगणना के अनुसार भारत में 58.2 श्रम शक्ति कृषि क्षेत्र के लिए जुड़ी थी, और वर्ष 2011 में जनगणना अनुसार देश के कुल कामगारों का लगभग 55% कृषि क्षेत्र से जुड़ा है ना। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित है, तो यह कृषि के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में श्रमिक बल और पढ़ाई कितने प्रतिशत अपने जीवन यापन के लिए वर्तमान में कृषि पर निर्भर है? तो यह है लगभग आपका 65%। ऑप्शन बी 65%, ठीक है ना। नेक्स्ट है, निम्न में से नकदी फसल कौन नहीं है? तो नकदी फसल ज्वार नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देख लीजिए, खाद्यान्न फसल या खाद्य फसल हो जाएगा चावल, गेहूँ, मक्का, मोटे अनाज, दलहन, और गैर यानी नकदी फसल में आपको तिलहन और मूंगफली हो गया, सरसों हो गया। रस्सेदार में आपको देखने को रस्सेदार कपास, जूट, बागानी फसल में चाय, कॉफ़ी, रबड़, अन्य में तंबाकू, गन्ना, चावल। काली क्रांति संबंधित है, तो काली क्रांति संबंधित है कच्चा तेल उत्पादन से। ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कच्चा तेल उत्पादन है। और हरित क्रांति है खाद्यान्न उत्पादन से। गैर क्रांति है उर्वरक से। गुलाबी है झींगा प्याज उत्पादन से। नीला क्रांति है मत्स्य उत्पादन से। लाल क्रांति है टमाटर मांस उत्पादन से। श्वेत क्रांति है दूध उत्पादन से। पीली क्रांति है तिलहन उत्पादन से। और काली क्रांति है कच्चा तेल उत्पादन से, है ना। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 64, तो 64 में देखिए पूछा जा रहा है कि विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि निर्माण का संवर्धन। ऑप्शन नंबर ए। भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ था, तो यह हुआ था 1885 में। ऑप्शन नंबर सी, है ना। भारत में फसल बीमा हेतु प्रथम प्रयास 1 अप्रैल 1985 में फसल के दौरान किया गया था, जब भारत सरकार द्वारा व्यापक फसल बीमा यानी CCIS यानी कॉम्प्रहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम का शुभारंभ किया गया था। भारतीय कृषि बीमा योजना भारत के किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था? तो यह 1999 से 2000 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू हुआ था, तो वर्ष 1999 ईस्वी में। किस वित्तीय वर्ष के संघीय बजट में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का खरीफ फसल पर लागू किया गया? तो ये क्या था 2004-05 में ना। ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई है, तो ये क्या गया था 1992 में। कब किया गया? 1992 में, यानी ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम 1996-97 में गरीब किसानों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए आरंभ किया गया था, और कमांड
क्षेत्र में विकास कार्यक्रम 1974-75 में जल उपयोगी दक्षता का विकास के लिए शुरू किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी ऑप्शन नंबर 2 है ना, यानी 2015 में ये पूछा हुआ प्रश्न है। तो और इससे चाहे लाभ अगर कार्यक्रम बात करेंगे 1996-97 में, तो ऐसे राज्यों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया था और जिनकी अधूरी बृहत मध्यम सिंचाई परियोजनाएं पूरी होने के अग्रसित चरणों थी और केंद्र द्वारा परियोजित कमांड क्षेत्र में विकास कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1974-75 में सिंचाई भाव संभावता दक्ष उपयोग करने के लिए किया गया था। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और बताइए कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है प्रश्न पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर देख लीजिए। एक्सप्लेनेशन के अनुसार अगर हम बात करेंगे तो डी सही नहीं है और 2 विकल्प गलत है, तो इसका गलत दे दिया था ऑप्शन। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न अगर हम लोग बात करेंगे तो 72 है। 72 में एक डाटा है जो पूछा जा रहा है, इसमें राज्य और केंद्र को मिलान करना है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के कौन सी जो वित्त व्यवस्था है वो सही है, तो इसमें कौन सही है, तो 0% राज्य और 100% केंद्र, ये सही है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किस शामिल नहीं किया गया है, तो ये शामिल नहीं किया गया है आपका इनमें से कोई नहीं, यानी ई राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है 8वीं योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने भारत को जितने प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेशों को विभक्त किया था वह संख्या है, तो वह संख्या 15, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना के आरंभ किया गया था, तो यह किया गया था आपको 10वीं पंचवर्षीय योजना में, है ना, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन का प्रारंभ किया गया, तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन यह प्रारंभ किया गया, यह प्रश्न पूछा जा रहा, तो मैं 2005 ईस्वी में, है ना, मैं 2005 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राष्ट्रीय बागवानी मिशन NHM अवांछित है, तो यह है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य नहीं है, तो ये आपका नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर ए, वित्तीय सहायता प्रदान करता। नेक्स्ट प्रश्न है और यह 79 नंबर प्रश्न है और इसमें पूछा जा रहा है कि कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराता है, यह कराता है पेंशन तथा बीमा लाभ से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, लघु बृहद विकास योजना प्रारंभ की है, तो यह आपका किया है कब, 1971 के दशक में, 1888 विकास खंडों में प्रारंभ किया गया था, जिसमें तो ऑप्शन नहीं दिया है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो कौन सा कथन इसमें सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी है, इसके केवल 2 अनुच्छेद है जो कि कीमत की समस्या और भोजन की पौष्टिकता के स्तर को निर्धारित करता है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए तो 82 प्रश्न आएगा और 82 में यह पूछा जा रहा है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन ए है कि यह 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या के अवांछित करेगा। दूसरा है महिलाओं और बच्चों के पोषण संबंधित सहायता पर विशेष ध्यान देना। तीसरा है कि 18 वर्ष की आयु से अधिक की सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, यानी तीनों सही है। ठीक है ना। और यह जो उद्देश्य है वह 10 सितंबर 2013 के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अनुसूचित किया गया था। ठीक ना। तो इस प्रकार का था, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार करना है, खाद्य सुरक्षा का मानक अधिनियम 2006 के खाद्य अपमिश्रण का रोकथाम, है ना, यह एक्ट 1954 के प्रति स्थापित किया है। भारत में खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडियन, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के प्रभार के हैं, तो ऑप्शन नंबर केवल ए सही है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न अगर हम बात करेंगे 84 नंबर प्रश्न देखिए और इसमें भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अधीन बनाए गए उपबंधों के संदर्भ में पूछा जा रहा है, तो इसका राइट केवल 2 सही है ना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। इसको देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, PCS में पूछा है, UPSC में। इसके बाद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है, तो इसमें से कौन उद्देश्य नहीं है ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर पता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, उद्देश्य तो ये उच्च उत्पादन किस्म की बीजों का विवरण ये सही है ना, सुधारीकृत उत्पादन तकनीक के निर्देशन भी है, खाद जो है ना खास सुविधा का सृजन करना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 2007 में अक्टूबर में आया था एक सुरक्षा मिशन प्रारंभ किया गया था और इसमें उद्देश्य है इस प्रकार का। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है 86 है कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन नहीं है, तो वह है मोटे अनाज, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है और ये नेक्स्ट प्रश्न देखने को मिलेगा 87 में प्रश्न है
कि भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब प्रभावी हुआ? तो ये प्रभावी हुआ था 2007-8 के रबी फसल में, है ना। देखिए 2007-8 यहाँ भी दिया है, लेकिन याद रखिएगा रबी फसल खरीफ फसल नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत कौन सी फसल सम्मिलित है? तो इसमें सम्मिलित है आपका गेहूँ, चावल और दाल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से और फसलों में से कौन एक फसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन यानी NFSM के सम्मिलित नहीं है? तो इसमें जो सम्मिलित नहीं है, अभी हम लोग ऊपर दिए गए थे गेहूँ, चावल, दाल, तो इसमें तो ऑप्शन ज़्यादा दे दिया है, तो इसको इरर दे दिया है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में सम्मिलित नहीं है? तो ये नहीं है आपका तिलहन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नीली क्रांति संबंधित है, तो अभी तुरंत हम लोग देखे थे पिछले ही वीडियो में, और देखिए कितना बार रिपीट किया गया ये प्रश्न को, तो याद कर लेंगे। नीली क्रांति जो संबंधित है वो मत्स्य पालन से है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, है ना। इसके बाद नेक्स्ट अगर प्रश्न बात करेंगे 92 नंबर, और 92 नंबर में प्रश्न पूछा जा रहा है पीत क्रांति संबंधित है, तो ये संबंधित है आपका तिलहन से, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अगर हम देखेंगे तो इसमें मिलेगा पीली क्रांति, तो अभी तुरंत देखे हैं पिछले ही में, तोरिया और सरसों से ही संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी। विश्व में हरित क्रांति के जनक माना जाता है नॉर्मन ई बोरलॉग को, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, है ना। देखिए भारत में वैज्ञानिक नॉर्मन ई बोरलॉग के हरित क्रांति के जनक की बात करेंगे, फादर ऑफ ग्रीन रेगुलेशन, तो ये माफ़ कीजिएगा, भारत में हरित क्रांति का जन्म विश्व में अगर पूछा जाए तो नॉर्मन ई बोरलॉग, ठीक ना। तो ये 20 वाला हम लोग देखे थे अभी, विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है? तो नॉर्मन ई बोरलॉग, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। यानी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अमेरिका वैज्ञानिक नॉर्मन ई बोरलॉग ने हरित क्रांति का जनक, जो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन माना जाता है, और इन्हें वर्ष 1970 में शांति नोबेल पुरस्कार से दिया गया है। भारत हरित क्रांति का जन्म स्थली है, ये आपका पतन नगर है, पतन नगर, जो कि भारत के हरित क्रांति के प्रारंभ वर्ष 1966 में माना जाता है। भारत में हरित क्रांति लाने वाला कृषि विश्वविद्यालय पतन नगर महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, और इसलिए इसे हरित क्रांति का जन्मस्थली भी कहा जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 96 प्रश्न है, और इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवोल्यूशन जब आरंभ हुई तो निम्नलिखित में से इससे संबंधित नहीं है? तो रवि अहमद की दवाई नहीं है, बाकी सभी है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा 20वीं शताब्दी का 8वीं दशक है अंतिम अमृत दौरे की हरित क्रांति के प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? तो सबसे उचित वर्णन करता है बीज उर्वरक जल तकनीकी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली वितरण अनाज पर की कीमत बढ़ाने का उद्देश्य है, तो ये बढ़ाने का उद्देश्य है इस योजना के निहित उत्पादन का भार कम हो सके, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्नलिखित में से है? तो यह संबंध दूध उत्पादन से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑपरेशन फ्लड 2 का में से किससे संबंधित है? तो यह दूध आपूर्ति से, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है 1950 से 90 की अवधि के भारत के खदानों के उत्पादन बढ़कर 3 गुने अधिक हो गया है ना। और फिर भी इस सही अर्थ में आत्मनिर्भर जिसका तात्पर्य है कि भूख से मुक्ति नहीं प्राप्त की जा सके हैं, और इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? तो ये पहला है कि हरित क्रांति के देश में छोटे खंडों तथा सीमित रही है, गरीबों की कमाई की तुलना में खाद की भाव बहुत अधिक है, मोटी अनाजों की तुलना में गेहूं और धान का अत्यंत बल दिया गया है, और हरित क्रांति के अधिकांश लाभ नकदी फसलों को ही मिले हैं, तो खाद्य फसल को नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम प्रश्न देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 102, हरित क्रांति भारत में कौन सा सार्वजनिक लाभान्वित हुए हैं? तो ये लाभान्वित कौन हुए, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसमें आपको पंजाब है, हरियाणा है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रस्तावित द्वितीय हरित क्रांति सम्मिलित नहीं है, तो ये नहीं है कृषि के विदेशी मुद्रा के सीधे निवेश का प्रोत्साहन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण से सहायक है? तो यह है जैविक खेती, ऑप्शन नंबर डी, है ना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 105 नंबर है, और 105 नंबर में पूछा जा रहा है कि गहन कथन संवर्धन के माध्यम से पोषण सुरक्षा हेतु पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर सही बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक है, देख लीजिएगा, IAS प्री 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसके बाद फिर है NATP यानी राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना का पोषण भारत में जिस अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रदायी और अभिकरण द्वारा होता है वह है आपका विश्व बैंक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है
107 नंबर प्रश्न है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो इस योजना के अंतर्गत कृषक को वर्ष के किसी भी मौसम में उनके द्वारा किसी भी फसल की खेती करने की 2% की एक समान दर से बीमा किस्त का भुगतान करना होगा। और दूसरा है इसमें कि यह योजना चक्रवात एवं गैर मौसमी वर्षा से होने वाली कटाई उपरांत घाटे की बीमाकृति करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2, ठीक है ना, केवल 2 राइट आंसर होगा। 13 जनवरी 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की घोषणा की गई थी और इस योजना के माध्यम से सरकार कम प्रीमियम दरों में सभी किसानों को सभी प्रकार के सामान्य तथा वाणिज्य की फसल का पर बीमा प्रदान करेगी, है ना। तो इस योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। तो इस उद्देश्य ये है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है फसल बीमा निम्नलिखित में से किसके एकाधिकार में है। तो ये देख लीजिएगा, भारत में कृषि क्षेत्र के बीमा कवर उपलब्ध है और ये भारतीय कृषि बीमा कंपनी और निर्दिष्ट संस्था है। इसमें पहले ही कृषि के क्षेत्र में लागू बीमा योजना का क्रियान्वित सामान्य बीमा कंपनी द्वारा किया जाता था, किंतु कृषि क्षेत्र के व्यापक एवं विशिष्ट आवश्यकताओं के दृष्टिकोण में भारत का सरकार ने दिसंबर 2002 में भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड की स्थापना की, जो कि कृषि के क्षेत्र के बीमा कवर है ना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है और नेक्स्ट है कि 109 प्रश्न है कि मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू की गई थी। तो यह किया गया था कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहला, वर्षा बीमा भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड द्वारा किया गया है। दूसरा है, ये योजना वर्ष 2007 के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि में शुरू की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारतवर्ष में फसल बीमा योजना 1950 में प्रारंभ की गई है। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की कुल संख्या 9 है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 में प्रारंभ किया गया है और नील क्रांति का संबंध सरसों के उत्पादन से है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर 1, 2, 3 सही है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट प्रश्न है कि हरियाली योजना संबंधित है। तो यह संबंधित है जल प्रबंधन से, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, जल प्रबंधन से है। नेक्स्ट विशेष कृषि उपज योजना का संबंध है। तो यह भी है कृषि पदार्थ में निर्यात के उछाल यानी थ्रस्ट से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना मुख्य रूप से संबंधित है। तो ये आपका निर्यात योग और कृषि उत्पादन से है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। तो यह 2008 में प्रारंभ किया गया था। NLRP-MP यानी 21 अगस्त 2008 में प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। UPPCS 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 116 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार कृषि एवं सहकारी विभाग द्वारा रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया। तो अभी तुरंत देखे थे पहले, यानी 2011-12 में। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है और नेक्स्ट है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन किन उद्देश्यों के लिए कृषकों को अल्पकालीन ऋण समर्थन उपलब्ध कराई जाती है। तो देखिए, पहला इसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन पहला इसमें है कि फॉर्म परिसंपत्तियों के रख रखाव हेतु कार्यशील पूंजी के लिए। दूसरा है कंबाइंड कटाई मशीनों, ट्रैक्टरों, मिनी ट्रैक्टरों के कार्य के लिए। फॉर्म परिवारों के उपभोग और आवश्यकताओं के लिए। फसल कटाई के बाद में खर्चों के लिए। और 5 है परिवार के लिए घर निर्माण तथा गांव के शीतागार सुविधा के स्थान के लिए। तो ये देखिए 1 और 3 और 4 सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। और ये IAS प्री 2020 में प्रश्न पूछा है, तो काफ़ी करेंट है, इसको देख लीजिएगा। उद्देश्य यहाँ पे दिया गया है कि फसल उपजाने के लिए ऋण सहायता होना चाहिए, कटाई के बाद खर्चे के लिए सहायता प्रदान करना चाहिए, कृषि के संबंध में कृषि संपत्ति और गतिविधियों के रख रखाव हेतु कार्यशील पूंजी प्रदान करना, और कृषि उपज विपणन के लिए और किसानों के उपभोग आवश्यकताओं के लिए सहायता प्रदान करना, ये इसका पर्पस था। नेक्स्ट है 118 नंबर प्रश्न है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का जो प्रारंभ किया गया था वो किस वर्ष किया गया था, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यह 1998 से 1999 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 119 नंबर प्रश्न है और यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना से संदर्भ में पूछा जा रहा है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना 2001 में शुरू की गई थी, ठीक है ना। और यह योजना किसान की उनकी खेती आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त और समयानुकूल
खास समर्थन प्रदान करता है। तो बी राइट आंसर हो जाएगा केवल 2, क्योंकि अभी हम लोग देखे थे किसान क्रेडिट योजना कब हुआ था, तो 1998-99 में। नेक्स्ट प्रश्न है किसान क्रेडिट कार्ड योजना लाई गई, तो ये 1998-99 में। ऑप्शन नंबर ए। हेड बुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होता है तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है, तो यह है लखनऊ में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है NFID संबंधित है, तो यह कृषि विपणन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है 139 भारतीय खाद्य निगम के लिए खाद्यान्न को आर्थिक लागत में न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसानों को भुगतान के लिए बोनस यदि कुछ है तो साथ साथ क्या शामिल है, तो यह है प्रासंगिक प्रभार तथा वितरण लागत। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। IAS प्री 2020 में प्रश्न पूछा गया है। यह प्रश्न है कि सभी अनाज, दालों, तिलहन और न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर जो प्रमाण खरीद भारत के किसी भी राज्य केंद्रशासित प्रदेश से असीमित होता है, और अनाजों एवं दालों के MSP किसी भी राज्य केंद्रशासित प्रदेशों के लिए उस स्तर पर निर्धारित किया जाता है जिस पर स्तर पर बाजार मूल्य पर नहीं बेचे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न तो 1 और न तो 2, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 141 नंबर प्रश्न है। 141 में देखें हम लोग कि 1997-98 के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। इसमें कौन सा कथन सत्य है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है। BPSC 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। कृषि लागत और मूल्य आयोग करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण है, तो यह आपका कृषि लागत और मूल्य आयोग के पास है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 144 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित संबंधित स्पुष्टि करता है। तो बिल्कुल आप सभी जान रहे हैं कौन करता है, बताइए। कृषि लागत कीमत आयोग करता है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कथन पर विचार करना है। पहला कथन है कि कृषि लागत और कीमत आयोग ने 32 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत का सिफारिश करता है, और केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के लिए खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन आरंभ किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, 2 जो दोनों दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न तो 1 और न तो 2, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 146 प्रश्न है, और इसमें पूछा जा रहा है कि कृषि लागत मूल्य आयोग के निम्नलिखित उद्देश्य बताइए। तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, ठीक है ना। देख लीजिएगा, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस है निम्नलिखित इसका घोषणा का सुझाव दिया गया है, तो इस तरह से आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो 147 नंबर प्रश्न है, और इसमें है समर्थित मूल्यों को खदानों के सार्वजनिक खरीदी नीति और सुनिश्चित करती है, तो ये करती है आप तीनों, ऑप्शन नंबर सी, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है न्यूनतम समर्थक मूल्य के संदर्भ में कौन सा विचार किया है, तो इसके देखिएगा तो 2 और 4 है, यानी 2 यदि किसान के पैदावार के न्यूनतम निश्चित मूल्य सुनिश्चित करती है, और किसान अत्यंत लाभदायक है क्योंकि अपने ही पैदावार पर ज़्यादा बड़ा लाभ कमाते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 149 में देखिए, इसमें दिया गया सुपारी, दूसरा जौ है, कॉफ़ी है ना, रागी है, मूंगफली है, तिलहन है, दलहन है। इसमें पूछ रहा है ना कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा आर्थिक मामलों में कैबिनेट समिति ने की है, तो यह की है आपका 2, 4, 5, 6, ऑप्शन नंबर बी। IAS 2018 में प्रश्न पूछा गया फ्री में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कृषि मूल्य आयोग का स्थापना की गई थी, वर्ष कब किया गया है, 1965 में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है ना। देखिए अगर हम बात करेंगे कृषिगत उपज की कीमतों की सरकार के सलाह देने के उद्देश्य से, तो वर्ष 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी, और वर्ष 1985 में कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और ज्ञात है कि सैद्धांतिक रूप से सरकार इसका सलाह मेहनत और कृषिगत के उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा करती है, परंतु सरकार इसकी संस्तुतियों की मानने के लिए बाध्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है गेहूं के समर्थन मूल्य की अनुशंसा कौन करता है, तो ये करता है आपका कृषि लागत एवं मूल्य लागत, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है खदानों के समर्थन मूल्य की
संस्तुति देता है, तो यह कृषि लागत मूल्य आयोग, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सरकार द्वारा निर्धारित गेहूं की खरीद हेतु 2013 में न्यूनतम समर्थक मूल्य है, तो वह है 1350 पर क्विंटल, है ना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट 154 नंबर प्रश्न है, 4 जुलाई 2018 में धान प्रति क्विंटल है ना न्यूनतम समर्थी मूल्य 2018-19 के दौरान है, तो यह है 1750, 2018 में प्रश्न पूछा गया था। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत में किस राज्य के हाल ही में फसल के सब्जियों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित की फैसला किया है, तो ये क्या है, केरल, ऑप्शन नंबर केरल, यानी ये राइट आंसर हो जाएगा। अक्टूबर 2020 में केरल सरकार ने फलों और सब्जियों के न्यूनतम समर्थक मूल्य एमएसपी के निर्धारण का फैसला किया है, और 1 नवंबर 2020 में से प्रभावित फलों के सब्जियों और न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करने वाला केरल है ना, वो देश का पहला राज्य बन गया है। तो अपने आप में इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, केरल देश का पहला राज्य बन गया है। और केरल सरकार ने कुल 16 फसल, कितना फसल, 16 फसल सब्जियों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण किया है, फसल किया है, जिनका आधार अगर बात किया जाए तो बेस प्राइस जो है वो उत्पादन लागत यानी प्रोडक्शन कॉस्ट यानी 20% अधिक रखा है ना, जिससे क्या होगा कि किसानों का अपने उत्पादन लागत के साथ साथ लाभ भी प्राप्त होगा। तो बहुत बढ़िया स्टेप है, तो इसका याद रखेंगे, केरल इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है। इसके बाद 156 नंबर प्रश्न है, और यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि मूंगफली के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य 1995-96 में है, तो 900 है। तो ये बेसिकली डाटा बहुत पहले का प्रश्न पूछा गया है। बात करेंगे 2020 के जारी के खरीफ फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य 2020-21 में, तो मूंगफली का जो न्यूनतम मूल्य है वह 5275 रुपये घोषित किया गया है, और जबकि 2019-20 में 5090 रुपया घोषित किया है ना। मूल्य जिस पर सरकार खाद्यान्न का क्रय करता है वह है, तो वह है आपका अधिप्राप्ति मूल्य, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने के लिए, है ना, बनाए और सुरक्षित भंडारण के लिए निम्नलिखित में से के लिए जिन कीमतों पर सरकार खाद्यान्न खरीदता है वह है, तो वह है आपका वसूली कीमत के नाम से जानी जाती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से, है ना, कौन सी एक नगद फसल नहीं है, तो सोयाबीन नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 160 की, मुख्य रूप से भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है, तो वह है खाने योग्य तेल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निर्यात हेतु आम की पसंदीदा प्रजाति है, तो अल्फांजो है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है ना। निर्यात हेतु आम पसंदीदा प्रजाति अल्फांसो, जो कि भारत में इसका प्रमुख उत्पादन राज्य महाराष्ट्र में है ना। संघ सरकार ने 2011-12 के बजट की किसानों के लिए बैंक ऋण में समयानुसार भुगतान पर प्रभावित ब्याज दर है, तो वह है 4%, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, किस फॉर्म के चल लागत पूंजी में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है, तो वह है आपका भूमि राजस्व, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि वित्त का प्रमुख सिद्धांत है, तो इसमें देखिएगा प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसमें कौन है, तो आपका उद्देश्य भी है, व्यक्ति भी है, और उत्पादन नियोजन भी है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, डी दिया है बिल्कुल, है ना। देखिएगा, कृषि वित्त प्रमुख सिद्धांत है, उद्देश्य भी है ना, इसका व्यक्ति भी है, उत्पादकता भी है, नियोजन भी है, और संगठन भी आदि है, तो सभी है। नेक्स्ट है, भारत में कौन सा कृषि वित्त का स्रोत नहीं है, तो यह है, देखिए, भारत में कृषि वित्त के स्रोत के 2 वर्गों में बांटा गया। एक है संस्थागत स्रोत, जिसमें सहकारी समितियां, बैंक है, व्यापार है, सरकार है, क्षेत्रीय राजस्व बैंक है, और दूसरा है गैर सरकारी स्रोत, जो महाजन तथा साहूकार संबंधित और रिश्तेदार, व्यापारी, जमींदार आदि है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, इसमें विचार करना है और बताना है, इसमें केवल बी राइट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर बी। ये IAS प्री 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट है, किसानों को उनकी अल्पावधि और दीर्घावधि आवश्यकताओं के लिए अनेक स्रोतों से ऋण प्रदान किया जाता है, तो किसानों को मिलने वाले ऋण के मुख्य स्रोत सम्मिलित है। ये जो सम्मिलित है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर है, प्राथमिक कृषि और सहकारी समिति और व्यवसायी बैंक, RRBS, और गैर सरकारी उधारदाता, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अंशदान नहीं देता है, तो ये आपका निजी धन उधार देने का प्रचलन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जाता है, तो ये किया जाता है भूमि विकास बैंक द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, हाल में वर्षों में भारत में कृषि वित्त का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन है, तो यह है वाणिज्य बैंक, ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 171 प्रश्न है कि भारत में कृषि साख में संस्थापक स्रोत निम्न में से है, तो वह है आपका वाणिज्य बैंक, इसके बाद फिर है सहकारी बैंक, इसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो 3-1-2 है यानी वाणिज्य बैंक, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से किसकी कृषि तथा संबद्ध गतिविधियाँ में ऋण के वितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी है, तो यह है वाणिज्य बैंकों में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में वर्षों में निम्न में से कौन कृषि तथा संबंधित क्रियाओं हेतु सबसे कम संस्थागत साख प्रदान कर रहा है, तो यह कर रहा है विदेशी निजी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संप्रग सरकार के नए कृषि पैकेज में प्रावधान नहीं है, तो वह ऋण भुगतान की माफ़ी, ऑप्शन नंबर डी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है भारत की सरकार ने कीमत स्थिरीकरण कोष को स्थापना का निर्णय लिया, तो ये लिया है कॉफ़ी और चाय उत्पादन के लिए, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है शहतूत रेशम अग्रणी उत्पादन भारतीय राज्य है, तो वह है कर्नाटक। तो आई होप सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, हम लोग लगभग 1 से 176 प्रश्न तक देखें और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।